आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखिए, क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है इससे कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो एक क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का है, तो 35 क्वेश्चन आपका 35 नंबर का हो जाता है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा फुल कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। वो जो आंसर होगा वह कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ हर एक चीज को, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश से भी बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको हिंदी से भी बताऊंगा। मतलब मैं आपको दोनों लैंग्वेज से बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग केवल वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हर एक चीज ना आपको समझ में आने वाला है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम साइंस लिए हैं। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। आप खाली वीडियो को देखिए और कैसा लगेगा आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तब भी आप बताइए कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप और थोड़े अच्छे तरीके से बताइए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ना, 2 लैंग्वेज में दिया गया है। हिंदी से भी है आपका, इंग्लिश से भी है आपका। अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है तो आप हिंदी से पढ़िए, अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश से पढ़िए। जिसमें आप कंफर्टेबल है आप पढ़िए और केवल आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। देखिए, यहाँ पर आपको निकालना है मोलों की संख्या, यानी क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है बात को समझ लीजिए। यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया जाएगा उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 6 ग्राम दिया गया है, तो इस 6 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। मतलब जो यहाँ पर द्रव्यमान आपको दिया जाएगा उस द्रव्यमान को लिखना है। और यहाँ पर किसके बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कार्बन के बारे में पूछा गया है कि कार्बन का आपको बताना है। ठीक है, तो कार्बन का होता है C और कार्बन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 12 होता है। आप सभी को पता है। ठीक है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर ये जो नीचे हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 12 है, तो क्या लिख देंगे 12। इसको काटिए, 6 के 6 और 6 दूने कितना 12, तो ये आ गया 1/2। अगर इसको अगर हम लोग भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट। यहाँ पर इस प्रकार से जो लिखा है, पहले इसका मतलब आप समझिए। यहाँ पर आई है और ई है, इसका मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका 1 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप जो भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि किसका सबसे अधिक मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। यहाँ पर क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और सोडियम है। तो सबसे पहले तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या होता है। मान के चलिए कि कोई क्या है, परमाणु है। क्या है, कोई परमाणु है और ये जो परमाणु है इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसको निकालने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात क्लियर है। और ये जो परमाणु होगा ना, ये गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा इंट्रो रहा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यहाँ पर जो एंथैल्पी है मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसमें सबसे अधिक होता है। और अगर एक्चुअल में इसका देखा जाए कितना होता है, तो इसका होता है जो फर्स्ट वाला होता है ना, 1402 होता है। ठीक है, 1400 कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द मोस्ट। ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक होगा। क्लियर है, चलिए एक एक करके चेक करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को, फिर आगे हम लोग ए और डी को भी चेक करेंगे और देखेंगे कि किसका सबसे ज्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया कि इसमें मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है।
नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया जाएगा इसको आपको ऊपर में लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा हाथ का m, और जो नीचे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, और इसको हम लोग लिखते हैं बड़ा हाथ का m। क्लियर है? चलिए पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। और ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया गया है कि 1 मोल जल है, जल, तो जल का सूत्र होता है H2O। क्लियर है? इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। देखिए H का द्रव्यमान होता है 1, और यहाँ पर H कितने है, 2 है, तो 2 1 2 हो जाएगा। और O का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। 1 मोल जल है, मतलब मोल का संख्या कितना है, 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला होता है दिया गया द्रव्यमान, तो यहाँ पर तो कोई द्रव्यमान थोड़े ना दिया गया है, हमें तो द्रव्यमान ही निकालना है। तो ये जो m है, m के बदले यहाँ पर m ही रहने देते हैं। और ये जो मोलर द्रव्यमान है H2O का कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 गुना m तो आपका m हो जाएगा, और 18 गुना 1 तो आपका क्या हो जाएगा, 18। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब 1 मोल जल जो है इसका द्रव्यमान हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। क्लियर है? आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, 1 मोल Na, यानी कि 1 मोल सोडियम है आपका, और Na का जो द्रव्यमान होता है, Na का जो मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है, 23 होता है। क्लियर है? यही फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, यहाँ पर 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर ये जो m है यही तो निकालना है, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। और मोलर द्रव्यमान, Na का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, तो 23 लिख देंगे। कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पर 1 गुना m करेंगे तो m हो जाएगा, और यहाँ पर 23 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बात क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया 23। 2 का तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर आगे अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसका द्रव्यमान आया आपका, इसका आया 18 और इसका आया आपका 23। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को हम लोग अब निकालते हैं। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या है, जो ए और डी है इसमें मोल के बारे में जिक्र नहीं है। अगर मोल के बारे में जिक्र होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखिए मोल के बारे में जिक्र नहीं है, तो देखिए 2 कंसेप्ट होता है, एक तो मोल का होता है और एक क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर वाला जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा 1 मोल होता है ना, जो हमारा 1 मोल होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, आप याद रखिएगा 6.023 इंटू 10 के पावर में 23, आप यहाँ पर अणु बोलिए या फिर परमाणु बोलिए, इसके बराबर होता है। और ये जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर में 23, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? अब देखिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए अगर परमाणु का बात किया जाए, नाइट्रोजन परमाणु का बात किया जाए, तो नाइट्रोजन परमाणु का जब बात होता है तब हम लोग N लिखते हैं। नाइट्रोजन परमाणु का बात होने से क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। और नाइट्रोजन अणु का जब बात होता है तब हम लोग लिखते हैं N2। तो यहाँ पर देखिए किसका बात हुआ है, नाइट्रोजन परमाणु का बात हो रहा है, मतलब हम लोग इसको लिखेंगे, N को लिखेंगे। और N का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 14 होता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आया ना, ये जो दिया गया है इसको ऊपर में लिखेंगे, और ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी 6.023 इंटू 10 के पावर में 23, इसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। बात समझ में आया? तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए का द्रव्यमान। चलिए ऑप्शन नंबर डी का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है H2SO4, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका H2SO4, H2SO4। तो देखिए H का द्रव्यमान होता है आपका 1, और यहाँ पर 2 है तो 2 1 2 हो जाएगा। S का आपका इतना होता है 32 होता है। O का 16 होता है, 4 तो 16 चौके 64, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 2 2 4 और 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 98। क्लियर है? 4 2 6 2 8 सही है, 6 और 3 9 सही है, 98। बात क्लियर? अब देखिए अगर इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 98 आपका ऊपर में रहेगा। और ये जो एवोगाड्रो नंबर इसको आप नीचे लिख दीजिए, 6.023 इंटू 10 के पावर में 23। अगर आप इन चारों को अगर सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, ये तो 2 सॉल्व ही है पहले से, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ज्यादा ये 23 है। सबसे ज्यादा किसका है, ये वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1 मोल सोडियम। ठीक है, यानी कि 1 मोल Na बोलिए या फिर 1 मोल Na बोलिए। बात क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारा क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का जो यहाँ पर दिया गया है, कार्बन कितना परसेंट है, तो 38.71% है। हाइड्रोजन कितना है, तो 9.67% है। तो यहाँ पर लिखिए कार्बन कितना है, 38.71%। क्लियर है?
और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका, तो 9.67% है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी जो चीज होता है ना उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 100% मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का तो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 100% में इसको घटा देंगे, तो जो आएगा हमारा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। पहले क्या है 38.71 है और यहाँ पर क्या है 9.67 है, तो जोड़िए क्या हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9 और 9 9 18 के 8 हाथ में रहा 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो आया कितना आया 48.38 और टोटल कितना होता है 100% होता है। तो 100% में हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा ऑक्सीजन का निकल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे 100%, तो 100 लिख दिया और यहाँ पर 2 जीरो दे देते हैं, पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर 0.38 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 दे देते हैं। सिंपल सा घटाना है, तो देखिए 10 में 8 जाने से 2 बचेगा, ये हो गया 9, 9 में 3 जाने से बचेगा 6, ये हो गया 9, 9 में 8 जाने से बचेगा 1 और यहाँ पर ये हो गया 9, 9 में 4 जाने से बचेगा 5। क्लियर है। तो ये आया 51.62। बात समझ में आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन के लिए कितना आया 51.62%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहें क्योंकि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। और इससे अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता दूंगा कि इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब आपके माथा से के ऊपर से पार हो जाएगा, आपका बोनसर चल जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, पहले हम लोग कार्बन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कार्बन बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है 38.71 दिया गया है, आप लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 से इसको भागा दे देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3.22। क्लियर है। उसी प्रकार से H का करते हैं, चलिए H में देखिए कितना है, H का है 9.67, तो 9.67 लिखेंगे, बटे क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये 9.67 ही हो जाएगा। ओ का देखिए, ओ है हमारे पास, ओ में क्या है 51.62। अब देखिए ओ का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है 16 होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 3.22 मिलेगा। क्लियर है, क्या मिलेगा 3.22 मिलेगा। अब क्या करिए, ये जो सी है, एच है और ओ है, ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे रेशियो के रूप में लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। अब C के लिए कितना आया, तो 3.22 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.22। S के लिए कितना आया 9.67, तो लिखेंगे 9.67। और यहाँ पर O के लिए कितना आया, तो यहाँ पर आया 3.22। अब देखिए क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे 3.22 से भाग दे देंगे, तो 3.22 से भाग दे दिया, इसको भी 3.22 से भाग दे दिया, इसको भी 3.22 से भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कंप्लीटली कट जाएगा, तो बचेगा 1। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल में देखिए 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, ये 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। तो यहाँ से लोग बोल सकते हैं इसके लिए कितना आएगा हमारा 3 आएगा, और ये तो एक ही बार में कंप्लीटली कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी के ठो है, 1 ठो है, यानी सी लिखेंगे के ठो 1 ठो। यहाँ पर एच देखिए, एच के ठो है 3 ठो, तो यहाँ पर एच के ठो लिखेंगे 3 ठो, और ओ के ठो है 1 ठो, तो ओ के ठो लिखेंगे 1 ठो लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिए 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं है। तो सी का सी आया, एच आया 3 ठो और ये ओ आया, यानी CH3O आया। ऐसा ऑप्शन है बिल्कुल, ये जो ऑप्शन नंबर सी है देखिए ऐसा ही है। बात समझ में आया। ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन आप उस टाइम सोचेंगे कि सर ये आपने कैसे बता दिया, कैसे होगा, कुछ तो हमें पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एकदम हर एक चीज को फुल कंसेप्ट के साथ बताऊंगा बोला था, और उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यहाँ पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर इन 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए इसका जो अभी हमने मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स जो निकाला था, कैसे निकाला था अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है कितना है 6 है, 6 लिखेंगे। और यहाँ पर कार्बन के लिए कितना होता है 12 होता है, तो 12 नीचे आ जाएगा, तो 6 के 6 दूने 12, यानी कितना आया इसमें 1/2 आया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सबका आप निकालिए और देखिए किसमें आपको 1/2 मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें आपको 1/2 मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको द्रव्यमान कितना दिया गया है 8 दिया गया है, तो आपको 8 लिखना है, बटे क्या होगा यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, मीथेन के बारे में। तो जो मीथेन होता है METHANE, इसका सूत्र होता है CH4। इसका द्रव्यमान देख लीजिए, तो सी का होता है 12, एच का होता है 1, लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 1 4 हो जाएगा, तो 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 16 लिखेंगे, तो 8 1 8, 8 दूने 16, तो ये कितना आया 1/2 आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द
मोललिटी। मोललिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। एक होता है मोलरिटी और एक होता है मोललिटी। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर मोलरिटी पूछा है और यहाँ पर मोललिटी पूछा है। इस बात को आपको समझना है। ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन क्या है 500 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए पहले तो आपको दो चीज समझना पड़ेगा। एक होता है आपका विलेय, एक होता है आपका विलेय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और एक होता है हमारा विलायक। एक क्या हो जाएगा, विलायक, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश से सॉल्वेंट। आप अच्छे तरीके से समझिए, बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय को बोलते हैं सोल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब देखिए जो हमारा विलियन होता है ना, विलियन जो होता है, विलियन में जिसका मात्रा कम होगा, विलियन में जिसका मात्रा कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे विलेय, ठीक है। और विलियन में जिसका मात्रा अधिक होगा, जिसका मात्रा अधिक होगा उसको बोलेंगे विलायक। मान के चलिए क्या कर रहे हैं, ये मान के चलिए हमारा पानी है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीनी हो जाएगा, क्योंकि चीनी का मात्रा कम है तो चीनी हो जाएगा विलेय, और यहाँ पर ये जो पानी है, पानी हो जाएगा विलायक। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर विलेय और विलायक मिलेगा, विलेय और विलायक मिलेगा। विलेय और विलायक देख लीजिए क्या विलेय है और क्या विलायक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो विलेय होगा जिसका मात्रा कम होगा, ठीक है, और जो विलायक होगा जिसका मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। तो आप देख सकते हैं अधिक मात्रा किसका है और ज्यादा मात्रा किसका है, कम मात्रा किसका, आप देख लीजिए। यहाँ पर है 18.25 ग्राम एक है और एक है 500 ग्राम। आप बता सकते हैं कि कौन आपका ज्यादा है, कौन आपका कम है। तो ये वाला आपका कम है, ये वाला आपका कम है, क्योंकि 18 है, 18.25 है और ये आपका 500 है। तो आप बता सकते हैं ये आपका कम है, ये आपका कम है, यानी क्या कम है, HCl कम है आपका। तो जो कम होगा वो आपका विलेय में जाएगा, जो ज्यादा होगा वह विलायक में आएगा आपका। तो ज्यादा क्या है आपका 500 ग्राम क्या है, वाटर, यानी कि H2O आपका ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका H2O विलायक में आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है क्या, मोललता या फिर मोलालिटी। मोलालिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता तो होता कैसे है। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका है ना, ये जो आपका विलेय वाला पोर्शन है, पहले आप विलेय वाले पोर्शन को देखिए। ये जो विलेय वाला आपका पोर्शन है, इसमें आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि जो द्रव्यमान दिया रहेगा उसको आपको ऊपर में लिखना है, और जो मतलब जिस चीज का निकालना है उसका जो द्रव्यमान होगा उसको आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विलेय क्या है, विलेय है हमारा HCl। विलेय क्या है, HCl। तो HCl का द्रव्यमान कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 18.25 दिया गया है। तो यहाँ पर 18.25 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आया। और HCl का द्रव्यमान देख लीजिए कितना होता है, HCl है ना, तो H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। तो 36.5 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 36.5 हमने नीचे लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 0.5। क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। क्लियर है, एक बात तो हो गया, ऊपर वाला ये जो विलेय था इसका हमने काम कर दिया। अब ये काम करना है विलायक का। विलायक को क्या करेंगे, विलायक का जो मास होगा, विलायक का जो द्रव्यमान होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी के फॉर्मेट में लिखेंगे। बस इतना ही काम करना है। विलायक का जो मास होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, केजी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिए विलायक कितना है, विलायक है आपका यहाँ पर 500 ग्राम है। 500 ग्राम देखिए है कि नहीं है, 500 ग्राम है। और 500 ग्राम मतलब क्या होता है, आधा किलो होता है, यानी कि 1/2 किलो होता है। तो यहाँ पर विलायक के लिए आपका कितना आ जाएगा, 1/2 kg आ जाएगा। इसके लिए कितना आ जाएगा, 1/2 kg आ जाएगा। और इसके लिए आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा, जो हमने यहाँ पर निकाला नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको निकालना है मोललिटी। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, ये जो आपने विलेय के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स निकाला इसको आप ऊपर में लिखिए। तो कितना आया, 0.5, इसको आप ऊपर में लिख दीजिए। ये जो विलायक के लिए आपने जो मास निकाला, ठीक है, जो द्रव्यमान निकाला केजी के फॉर्मेट में, उसको आप नीचे लिखिए। कितना है, 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो देखिए 0.5 का 0.5 हो गया, 0.5 का 0.5 हुआ। और ये जो बटे है, बटे मैंने भागा, तो भागा उल्टा गुना होता है, 2 ऊपर और 1 नीचे। अगर आप इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी कि 1.0, यानी कि 1। इसका कितना आंसर आया, 1 आया। 1 है कहीं पर, हाँ यहाँ पर है 1 m। और ये जो m होता है, m माने होता है मोलालिटी। यहाँ पर m माने आपको मीटर नहीं बोलना है, m माने क्या बोलना है, मोलालिटी बोलना है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल है। मोलालिटी निकालने के लिए क्या करेंगे,
ये जो पहला वाला विलेय है इसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और जो विलायक है इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मास फाइंड करेंगे केजी के फॉर्मेट में, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको समझना है और बनाना है कि आपको कैसे बनाना है। तो देखिए कैसे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले तो आप पढ़िए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट विल बी द मोलारिटी। यहाँ पर आपको मोलारिटी निकालना है। देखिए एक होता है मोलारिटी, एक होता है मोलारिटी। क्लियर है? ऑफ ए सोल्यूशन दैट कंटेंट्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर, यहाँ पर देखिए 500 ml दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, बात वही है सेम टू सेम। यहाँ पर आपको देखना है कि विलेय आपका क्या है और विलायक आपका क्या है। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग बात करें विलेय का, यहाँ पर विलेय का तो कम कौन है देख लीजिए आप, कम है यहाँ पर, ये कम है 5.85 ग्राम दिया हुआ है जो कि NaCl है। NaCl हमारा कम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NaCl का हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या होगा, हमेशा वही करना है। अगर आपको मोलैलिटी निकालने बोला जाए या फिर मोलारिटी निकालने के लिए बोला जाए, तो जो आपका विलेय होगा, जो आपका विलेय होगा उसका आप क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो जो द्रव्यमान दिया रहेगा उसको ऊपर में, तो यहाँ पर दिया है 5.85, तो 5.85 को ऊपर में लिखेंगे। और यहाँ पर किसका लिए निकालना है, NaCl के लिए। तो NaCl का द्रव्यमान देखिए कितना होता है, तो Na का होता है कितना, 23 होता है, और Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। तो 23 और 35.5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 58.5 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 58.5। इसको अगर हम लोग काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा 1/10। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फिर बोलिएगा तो मैं ही यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। पहले तो आप यहाँ पर पॉइंट हटाइए, देखिए नीचे का पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर में लिखेंगे 10, ऊपर का पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे में लिखेंगे 100। क्यों, देखिए पॉइंट के इधर जितना संख्या उतना जीरो, तो एक संख्या दो संख्या इसलिए यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर पॉइंट के इधर एक ही संख्या इसलिए 1 जीरो। तो ये 585, ये 585 कट गया, 0 0 कट गया, तो बचा क्या, 1/10। यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1/10 आ गया। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका विलायक होगा, जो आपका विलायक होगा, यहां पर क्या करते थे, जो हमारा विलायक होता था, मोलालिटी में क्या करते थे, जो विलायक होता था उसका हम लोग क्या करते थे, मास फाइंड करते थे। किसके फॉर्मेट में, तो केजी के फॉर्मेट में। और मोलारिटी में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ये जो विलायक होगा ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि आयतन निकालेंगे। किसके फॉर्मेट में, तो लीटर के फॉर्मेट में निकालेंगे। किसके फॉर्मेट में, तो लीटर के फॉर्मेट में निकालेंगे। आप इस बात को याद रखिए। तो देखिए यहां पर आपको यहाँ पर दिया गया है 500 ml। 500 ml मैंने क्या, आधा लीटर। 500 ml मैंने क्या, आधा लीटर। तो यहाँ पर विलायक का जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/2 लीटर दिया गया है। आधा मान 1/2 होता है। अब यहाँ पर आप आराम से मोलारिटी निकालिए। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल गया। मोलारिटी के लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ जो मोल्स आया है इसको ऊपर में, तो 1/10 को आपको क्या करना है, ऊपर में लिख देना है। बटा क्या करना है, जो विलायक आया है उसका जो वॉल्यूम है लीटर में, उसको आपको लिख देना। तो कितना आया है, 1/2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1/10, 1/10 का 1/10, यहाँ पर ये भागा है, भागा उल्टा गुना हो जाएगा, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, बचा क्या, 2/10। तो काट सकते हैं, 2 1 2, 2 5 10। यहाँ पे क्या आया, 1/5 आ गया, 1/5 आया। तो 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर है कितना है, 0.2 है यहाँ पर। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या, 0.2 ही है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि जब आपका मोलालिटी का बात होगा ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो विलायक होगा, विलायक का मास निकालेंगे केजी के फॉर्मेट में, और मोलारिटी में हम लोग क्या करेंगे, जो विलायक होगा उसका वॉल्यूम निकालेंगे लीटर के फॉर्मेट में, और विलेय में तो दोनों में हमको नंबर ऑफ मोल्स से ही निकालना है। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। क्या है देखिए, यहाँ पर हमें x दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ पर 89 है, और यहाँ पर आपका क्या है 231। क्लियर है? देखिए यहाँ पर ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करते हैं जेड से। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 8 और 9 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होता है ना, ये जो इस साइड में यहाँ पर ये दिया जाता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में ए बोलते हैं। और ये कितना दिया है, 231, यानी कि 231 दिया गया है। बात क्लियर? निकालने के लिए क्या बोला गया है, देखिए पहले आपको प्रोटॉन निकालना है, फिर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले आपको प्रोटॉन निकालना है, फिर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि हमेशा जेड का मान, पी का मान और ई का मान हमेशा समान होता है। जितना जेड होगा उतना ही पी होगा, उतना ही ई होगा। ठीक है, तो देखिए जेड का मान
कितना है यहाँ पर 89 है। अगर Z का मान 89 है तो P का मान भी 89 होगा और E का मान भी 89 होगा। तो यहाँ पर P का भी मान आप 89 लिख दीजिए और E का भी मान आप 89 लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर N का मान निकालना है ना, तो N का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, A बराबर P प्लस N होता है। A बराबर क्या होता है, P प्लस N होता है। अगर आपको N निकालना है तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला A और ये प्लस P अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस P, यानी कि A माइनस P। A कितना है देख लीजिए, A आपका है 231, तो 231 लिखिए और P कितना है, P है आपका 89, तो 89 इसमें आप घटा दीजिए। तो देखिए 11 में अगर 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। ये हो गया 22, तो 22 में अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, यानी कि 142। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 142 हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन है कहीं पर भी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो है ना वो समान है, द्रव्यमान समान है यानी कि भार समान है। भार क्या है, समान है। अगर भार समान होगा ना तो इसको हम लोग बोलेंगे समभारिक। क्या बोलेंगे इसको, समभारिक। यानी कि द्रव्यमान जिसको हम लोग भार बोलते हैं, भार समान है, भार समान होने का मतलब क्या है, उसको बोलेंगे समभारिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये होगा इसका सही आंसर। अगर बोलता कि परमाणु संख्या अगर मतलब समान है, परमाणु संख्या बोल देता, देखिए परमाणु संख्या बोल देता तो परमाणु संख्या को हम लोग बोलते हैं स्थान। अगर स्थान समान हो तो इसको हम लोग नाम बोलेंगे समस्थानिक। क्या बोलेंगे, समस्थानिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं क्योंकि। ठीक है, मतलब देखिए जो ग्रुप होता है ना, जैसे मान के चलिए ग्रुप 1 हो या फिर ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 हो, कोई सा भी ग्रुप हो, तो जो ग्रुप में हमारा जो तत्व होता है ना, इस ग्रुप में जितना भी तत्व होगा, इस तत्व का जो भौतिक गुणधर्म होगा, रासायनिक गुणधर्म होगा, एकदम लगभग समान होता है। बात समझ में आया। ऐसा क्यों होता है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। किसके कारण होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगर आप देखेंगे मान के चलिए अगर आप ग्रुप 2 का बात करते हैं या फिर कोई सा भी ग्रुप का बात करिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर होता है आपका बी होता है, Mg होता है, Ca होता है। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होगा। मैग्नीशियम का 10 होता है ना, तो 2 8 2 हो जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, तो 2 8 8 2 हो जाएगा। फिर अगर आप जैसे ही नीचे चलेंगे ना, तो हर एक केस में आपको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हमेशा आपको जैसे ग्रुप 2 के लिए हमेशा आपको 2 ही मिलेगा। बात क्लियर है, मतलब ये वाला समान होता है, इसी के चलते ये चीज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 का ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि हेलोजन उपस्थित है। हेलोजन का बात हो रहा है, तो देखिए ग्रुप 17 जो होता है ना, ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा 4 ब्लॉक होता है। अगर हम लोग बात करें एस ब्लॉक का बात करें तो इसमें हमारे 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है। क्लियर है, बात समझ में आया। अगर हम लोग बात करें पी ब्लॉक का, किसका बात करें, पी ब्लॉक का, तो जो पी ब्लॉक होता है ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर डी ब्लॉक का, किसका बात करें, डी ब्लॉक का, तो जो डी ब्लॉक होता है ये हमारा ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होता है। और अगर हम लोग बात करें एफ ब्लॉक का, तो देखिए एफ ब्लॉक जो होता है ना हमारा, मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसके नीचे में आपको 2 सारणी मिलेगा, 2 टेबल मिलेगा कुछ इस प्रकार से। जो हमारा एक वाला जो होगा जिसको हम लोग बोलेंगे लेंथेनाइड, और जो दूसरा वाला होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कभी मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका हेलोजन होता है या ग्रुप 17 को ही हम लोग बोलते हैं हेलोजन, तो ग्रुप 17 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि 13 से लेकर 18 तक तो यहीं पर आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल, आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। ठीक है, मतलब ये जो चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या जो है क्या सूचित करता है। ठीक है, मतलब क्या ये मतलब डिनोट करता है। जो क्वेश्चन में ये जो 12 है इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि उपकोष का त्रिविमीय अभिविन्यास। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही हो जाएगा। तो 12 का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्या होने वाला है, सी होने वाला है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी सारा हमारा होगा, जो भी चीज़ यहाँ पर है, चाहे जो भी आयंस है यहाँ पर, हर एक का क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा सेम टू सेम होगा।
बात क्लियर है। जितना भी यहाँ पर हमारे पास आयन है, हर एक आयन के पास जो भी यहाँ पर जो सीरीज बनेगा, हर एक के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब समान इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है, बात समझ में आया, मतलब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको करना कैसे है। ऐसे तो आपको यहाँ पर एक एक करके हर एक ऑप्शन को चेक करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ, या फिर चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को ही ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो पता नहीं है ना क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक एक करके चेक करना है। जो देखिए एक आपका क्या है, के प्लस है, एक आपका यहाँ पर क्या है, के प्लस है। फिर आपका क्या है, सी ए क्या है, Ca2+ है। फिर आपका Sc3+ है, और एक है आपका Cl- है, एक आपका क्या है, Cl- है। क्लियर है, तो चलिए देख लेते हैं कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर K+ है, तो K+ में पहले क्या था, K था ना, तो देखिए ये K का कितना होता है, 19 होता है। और ये प्लस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है कि जाओ बेटा ले लो, तुम जी लो अपनी जिंदगी, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो यहाँ पर एक प्लस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो पहले इसके पास 19 था, एक दे दिया है, तो बचा कितना, 18 बचा। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम का अगर बात करें तो देखिए कैल्शियम के पास होता है 20 ठो, और यहाँ पर 2+ है, इसका मतलब ये 2 ठो दे दिया है कि जाओ बेटा ले लो 2 ठो। तो देखिए 20 में अगर 2 ठो दे दिया है तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ पर Sc का देखिए, Sc कहाँ पर है आपका, Sc यहाँ पर है। Sc का होता है 21 यानी कि 21। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर 21 होता है, यहाँ पर 3+ है, इसका मतलब इन्होंने क्या है 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब 21 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना कितना, 18 है। अब देखिए यहाँ पर Cl में क्या आपका माइनस है, माइनस कितना माइनस, तो एक माइनस, और Cl का होता है 100, Cl का कितना होता है, Cl का होता है 17, Cl का कितना होता है 17। और यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है कि Cl ने क्या क्या है, एक ठो ले लिया है, तो पहले तो इसके पास 17 ठो था और एक ठो ले लिया, तो टोटल कितना हो गया, 18 ठो हो गया। देखिए इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी 18, इसका भी 18, सबका 18, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सबका सेम टू सेम है। मतलब ये जो है एक सीरीज मिला यहाँ पर हमको, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब एक सीरीज मिला। क्लियर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आप चाहे तो और चेक करके देख सकते हैं, मान के चलिए अगर आप बी को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका एक Na+ है, एक आपका Ca2+ है, एक आपका Sc3+ है, और एक आपका F क्या है, माइनस है। तो देखिए कितना आसान है, आप समझ सकते हैं। Na कहाँ है, ढूंढिए। Na आपका 11 है, यहाँ पर एक प्लस है, मैंने एक दे दिया है तो बचा कितना, 10। अब यहाँ पर देखिए Ca का होता है हमारा, Ca का होता है 20, और यहाँ पर क्या है 2+ यानी 2 दिया है तो 18। देखिए यहीं पर तो आपका अंतर आ गया, एक 10 आया एक 18, ऐसा थोड़ी ना होगा, जो भी होगा सब क्या होगा, समान समान होगा। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है यहाँ पर, कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि समान कक्षक के इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर फिर से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग लगा लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि ए बॉडी ऑफ मास 10 mg is moving with a velocity of 100 मीटर प्रति सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बी, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ बोला गया है कि हमें वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रोगली का जो मतलब होता है वेव का जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस चीज को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं फॉर्मूला। क्या हमको लगाना है कि डी ब्रोगली का जो होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करना है, वेव लेंथ फाइंड करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है H/m_v। क्या होता है, लैम्डा बराबर H/m_v। तो देखिए यहाँ पर H का मान तो हमें दिया गया है 6.63 गुने 10 के पावर में -34, तो लिखेंगे 6.63 गुने 10 के पावर में -34। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक m दिया गया है और एक v दिया गया है। क्लियर है, m माने क्या है, जो मास है आपका यहाँ पर, तो मास कितना दिया गया है, m यहाँ पर दिया गया है आपको 10 mg दिया गया है, ठीक है। इसको तो आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो किलोग्राम में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 के पावर में -6 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पर जो मास दिया गया है, m दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 mg दिया गया है। क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 के पावर में -6 से इसको हम लोग गुना करेंगे। तो ठीक है, एक तो हमें मिल गया, m का वैल्यू मिल गया, कितना मिला, 10 गुने 10 के पावर में -6, 10 गुने 10 के पावर में -6। क्लियर है। अब भी का मान यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है 100 है, कितना है, 100 है, ठीक है। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये जो 100 है कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे अभी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर 6.63 गुने 10 के पावर में -34 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो माइनस वाला इसको जैसा है वैसे रहने देते हैं। यहाँ पर 1 ठो जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, टोटल मिलाकर कितना जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया। 10 के मात्रा में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 6 गुने 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 क्या है, यहाँ पर -3 4 है तो लिख लेते हैं -3 4। और देखिए यहाँ पर क्या -6 है, अगर इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 के पावर में +6 हो जाएगा। और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 10 के पावर में -3 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6.63 लिखते हैं, 10 का 10। अब देखिए यहाँ पर मतलब ये जो नीचे वाला है ना सब समान है तो पावर में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो -34 6 और -3 को जोड़ दीजिए तो -34 जोड़ 6 और क्या है, और यहाँ पर ये जो -3 है इसको जोड़ देते हैं। सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, -34 का -34 +6 और ये -3 तो -34 और -3 -37 और +6 करेंगे तो क्या मिलेगा, -31 मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा 10 के माथा में -31। तो ये रहेगा हमारा आंसर। ऐसा ऑप्शन में है कहीं पर भी देखिए ना, 6.63 गुने 10 के पावर में -31 है ना, 6.64 गुने 10 के पावर में -31। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लैम्डा बराबर h/mv का फॉर्मूला होता है। m का मान हमें यहाँ पर बैठाना है यानी कि मास बैठाना है। यहाँ पर 10 mg में दिया है तो इसको 10 के पावर में -6 से गुना करेंगे तो 10 गुने 10 के पावर में -6 लिख दिया हमने। यहाँ पर भी दिया गया है 100 हमने लिख दिया। बस यहाँ पर देखिए 10 के पावर -6 रहने दिया। यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो 3 जीरो हमने लिख दिया। फिर सबको हमने क्या किया, ऊपर के ले गया तो 10 के पावर -6 है तो +6 हो गया। फिर 10 के पावर में +3 ऊपर गया तो -3 हो गया। फिर इसके पावर को इसके पावर को हमने जोड़ दिया तो मिला कितना, 10 के पावर में -31 मिला। क्लियर है, बहुत ही बात सिंपल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+। तो पहले आप N के ऊपर में डिस्कस कर लीजिए। N माने होता है हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन। और इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p3। अगर आप इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, इसके लिए एक बॉक्स, इसके लिए ऐसा बॉक्स और इसके लिए हमारा हो जाता है ऐसा बॉक्स। क्लियर है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर 2 ठो है, इसके लिए 1 ठो 2 ठो, इसके लिए देखा जाए तो 1 ठो 2 ठो, इसके लिए 3 ठो है तो यहाँ पर 1 ठो आपका, यहाँ पर 1 ठो आपका, यहाँ पर 1 ठो आपका। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो इसके यहाँ पर हमको किसके बारे में पूछा गया है, N2+ में पूछा गया है। N2+ तो N2+ का जो यहाँ पर हो जाएगा परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 2 दे दिया है। तो पहले तो 7 था, अभी 2 दिया है, अभी 2 दे दिया है। बात समझे कि नहीं समझे, देखिए पहले कितना था, 7 था और अभी क्या क्या है, 2 तो दे दिया है। तो 2 देने से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 यानी 2 और 2 4 और यहाँ पर 2p के लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए अगर हम लोग बनाएंगे तो इसके लिए 1 और 1 2 कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बनाएंगे तो 1 और 1 2 कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अगर बनाएंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 ही 2 रहेगा, आपका 1 ही 2 रहेगा। और ये जो है ये क्या है, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, के ठो यहाँ पर बचा, देख लीजिए आप, के ठो बचा है, 1 ठो बचा ना, 1 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बात एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है, आप इसको समझ सकते हैं और आगे कर सकते हैं। आगे देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ए वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 मिलीलीटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। यहाँ पर आपको प्रेशर फाइंड करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए क्या है कि 35 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 मिलीलीटर धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 मिलीलीटर धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। मतलब यहाँ पर 2 चीज यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है, आप देखिए जो मात्रा है ना गैस का वो निश्चित है, मतलब एक फिक्स्ड है। और जो आपका टेम्परेचर है वो भी आपका फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 35 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर भी आपका 35 डिग्री सेल्सियस है। बात समझ में आ रहा है, मतलब 2 चीज अगर एक्चुअल में कहा जाए यहाँ पर तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है आपका वह क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ गैस है, अमाउंट ऑफ गैस ये जो है ये दोनों क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है।
ये दो बात तो आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। और यहाँ पर जो हम लोग करेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ का यूज करते हैं। तो चलिए करते हैं बॉयल्स लॉ का यहाँ पर यूज। तो देखिए बॉयल्स जो लॉ होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे कि बाय बॉयल्स लॉ। ठीक है, देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कि P1 V1 बराबर P2 V2, ये चीज हमारा होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप P1 V1 के जगह पे जैसे आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि P डैश V डैश बराबर PB, आप किसी भी तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माने ये आपका प्रेशर होगा, ये आपका वॉल्यूम होगा, ये आपका प्रेशर होगा, ये आपका वॉल्यूम होगा। ये मान के चलिए कि आपका मतलब ये जो है ये आपके कोई मतलब पहला कंटेनर का होगा, ठीक है, और ये आपके दूसरे कंटेनर का होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इरेज करके आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट कंटेनर का, यानी जो फर्स्ट यहाँ पर जो भी मतलब दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास जो भी पात्र है, जो भी वेसल है, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर 120 मिलीलीटर दिया गया है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये आपका जो 120 मिलीलीटर है ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर 1.2 क्या है, आपका प्रेशर है। 1.2 आपका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर लिखिए आप भी कितना है आपका 120 मिलीलीटर है, क्लियर है। और प्रेशर आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1.2, ठीक है, BAR लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो हम लोग अलग जो मतलब जो हमारा जो भी चीज रह रहा है उसको जब हम लोग अलग पात्र में मतलब दूसरे पात्र में जब ट्रांसफर कर रहे हैं, तब यहाँ पर वो जो पात्र है हमारा उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम है 180 मिलीलीटर। तो उसको हम लोग V डैश नाम दे देते हैं। तो V डैश हमारा क्या हो गया, 180 मिलीलीटर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्रेशर फाइंड करना है, यानी कि P डैश फाइंड करना है। P डैश बराबर परसेंटेज चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया ना सूत्र की क्या होता है, P डैश V डैश बराबर PV, माने ये वाला एक कंटेनर का होगा, ये दूसरे कंटेनर का होगा। यहां से हमें निकालना है P डैश, तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा, PV बटा V डैश, PV बटा V डैश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यू बिठाइए, P का मान कितना है, P का मान है 1.2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.2। V कितना है 120, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 120। और यहाँ पर आपका क्या है V डैश कितना है आपका 180, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 180। क्लियर है, आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.8 BAR। क्लियर है, देखिए यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन है आपका, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है कि द लॉ which states that at constant temperature the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure is known as। देखिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यहाँ पर भी जैसे आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है, देखिए आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि जो V होगा वो क्या होगा 1/P होगा, या फिर जो P होगा वो 1/V होगा। ये जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बोलते हैं। तो ये होता है बॉयल्स लॉ हमारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, बॉयल्स लॉ जो है ये रहेगा इसका सही आंसर। 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, ठीक है, कि यहां पर है कि एन आइडियल गैस इज वन व्हिच ओबेज द गैस लॉज अंडर। मतलब क्या है कि आदर्श गैस वह है जो सभी गैस नियमों का पालन करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन सही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में, सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में, यानी कि ऑल क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस इज। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी गैस के मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है। तो जो टोटल प्रेशर होता है या किसके बराबर होता है, तो जो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव के योग के बराबर, यानी कि द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है कि 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP, देखिए यहाँ पर STP दिया गया है, ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर द गैस कैन बी। क्लियर है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए, STP। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड
टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये होता है इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एसटीपी होता है ना, अगर बात करें इन एसटीपी मतलब एसटीपी में क्या होता है, एसटीपी में हमारा जो होता है एक मोल जो होता है, एक मोल किसके बराबर होता है, तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। मतलब एक मोल किस वॉल्यूम के बराबर होता है, किस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है कि बताना है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो है ये कौन सा गैस होगा, यह कौन सा गैस होगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर एसटीपी में हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको लिखेंगे यानी कि 22.4 लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो होगा यहाँ पर एसटीपी में जो निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, पहले वॉल्यूम लिखना है फिर 22/4 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिया गया है 2.24 लीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2.24 लीटर और नीचे हमारा क्या है 22.4 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/10, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/10 मिलेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिला ना, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान। तो ऊपर में जो लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए दिया गया द्रव्यमान, यहाँ पर कितना द्रव्यमान दिया गया है, तो 4.4 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.4। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान अगर हम लोगों ने हमने निकाल दिया तो हम पता कर सकते हैं कि वो हमारा कौन सा मतलब यहाँ पर गैस होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे, क्योंकि यही तो हमें पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आया है, 1/10 आया, तो 1/10 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 4.4 बट्टा एम हो जाएगा। तो इधर इधर गुना होगा, इधर इधर गुना होगा, इधर 1 गुना एम करेंगे तो एम हो जाएगा, और 10 गुना 4.4 करेंगे तो 44 होगा। बात समझ में आया, मोलर द्रव्यमान 44 आ गया। अब बताइए यहाँ पर किसका द्रव्यमान 44 होता है। देखिए अगर ऑक्सीजन का बात करें, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 32, ये तो होगा नहीं। CO2 का अगर बात करें तो देखिए सी का होता है 12, और O2 का भी मैंने आपको बताया कितना होता है 32 होता है। तो 32 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 2 4 और 3 और 1 4 44। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए किसका होगा, CO2 का होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर कैसे आपको समझाया, पहले तो आप इस कंडीशन को समझिए। देखिए जो एसटीपी होता है, एसटीपी में जो हमारा एक मोल होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो हमको यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है, जो आयतन दिया गया है, इसको मैंने ऊपर में लिख दिया, और यहाँ पर ये जो होता है एसटीपी में जो एक मोल किसके बराबर होता है, जो चीज होता है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको सॉल्व किया तो हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही मिला तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, तो कितना द्रव्यमान दिया गया 4.4 ग्राम, तो 4.4 हमने लिख दिया। और यहाँ पर हमें अगर मोलर द्रव्यमान मिल जाता है ना, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा गैस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन वाला हमारा सही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, और मोलर द्रव्यमान का जो मान आया कितना है 44 आ गया। क्लियर है। और यहाँ पर जब हमने देखा एक करके तो यहाँ पर CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 44 होता है। बात क्लियर, सिंपल कहानी है, कुछ समझना ही नहीं है। देखिए ना बहुत ही सिंपल है, और इतने सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, इतना तो मैं गारंटी लेता हूं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। द रिएक्शन, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिख रहा होगा, आपको बोलना है कि इसका नाम क्या है। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का है, और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा समझना है। और ये जो IUPAC नेम होता है इसको तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ढूंढना है कि जो कार्बन का जो चेन है सबसे लंबा कहाँ पर है। अगर हम लोग इधर जाएं, अगर इस प्रकार से जाएंगे देखिए क्यों मिलता है 1 2 3 4 5। क्लियर है। और अगर मान के चलिए अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, पहले अगर हम लोग आते हैं ऐसे अगर चले, अगर हम लोग देखिए जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर चित्र को समझिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यही तो लॉन्ग चेन हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा लॉन्ग चेन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर
पर केट हो 1 2 3 4 5 6 हो, तो 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक इस प्रकार से ये लगा हुआ है। अगर ये लॉन्ग चैन हो गया कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या है, अब बात को समझिए, अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, मैंने आपको बताया हमारा लॉन्ग चैन हो गया, ठीक है, ये हमारा लॉन्ग चैन हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक इस प्रकार से लगा हुआ है। तो पहले आपको इसका नाम लिखना होगा। के टू सी है, 1 टू सी, 2 टू सी, तो 2 टू सी को हम लोग बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं, 2 टू सी को बोलते हैं ईथ। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में जो हमारा सही होने वाला है, कौन सा सही होगा हमारा, आप बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा ईथ वाला सही हो जाएगा, ईथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईथ वाला देखना है कि ईथ वाला आपका कहाँ पर है, ईथ वाला आपका कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, देखिए ईथ वाला आपका ये वाला ऑप्शन में है, एक आपका ये वाला ऑप्शन में है, ठीक है। ये वाला और ये वाला जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉप वाला है, तो ये तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात है कि सर कौन वाला होगा, तो आप खुद देखिए कि आपका कौन वाला होगा। देखिए इधर से अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, देखिए अगर इधर से चलना स्टार्टिंग करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर में पहुंचेंगे। और अगर इधर से स्टार्टिंग करते हैं तो कितने नंबर में पहुंचेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर में। तो बताइए कि जल्दी कौन वाला से पहुंचेंगे, इधर वाला से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इधर वाला से जल्दी पहुंचेंगे। तो ये जो 3 वाला होगा यही होगा हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी छोड़िए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कुछ सीखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए एक्चुअल में इसका जो नाम हो जाएगा ना, एक्चुअल में अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 2 इन हो जाएगा। अगर एक्चुअल में इसका रियल नाम अगर अच्छे तरीके से देखें तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर ये जो AlCl3 है ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, ठीक है। और बाद बाकी जो है सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हिच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपको आर्गन दिया गया है, फिर क्या है 4s1 है, और यहाँ पर आपका क्या है 3d10 है। तो आर्गन का माने क्या होता है, आर्गन माने होता है 18, और यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 लिखेंगे। तो 18 और 10 28, 28 और 1 29। अब बताइए 29 परमाणु संख्या किसका होता है, तो कॉपर का होता है 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो 27 का ए हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे देखिए क्या है कि द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज। तो अभी का जो हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह किस पर आधारित है, तो आप सभी एकदम अच्छे तरीके से वाकिफ है, क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जो है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर पर ये बेस्ड है। क्लियर है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर देखिए CH3OCH3 है और यहाँ पर CH3CH2OH है, ये कौन सा समावयव में आता है, कौन सा आइसोमर्स है, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयव है। ठीक है, क्रियात्मक समूह समावयव है। अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका O है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका OH है, मतलब फंक्शनल ग्रुप यानी जो प्रक्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए सबका कंसेप्ट होता है, एक दिन का बात नहीं है कि आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्कली मेटल इज। एल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, तो जो हमारा एल्कली मेटल होता है, देखिए कहाँ चल गया, यहाँ है। एल्कली मेटल जो होता है तो ग्रुप 1 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। और इसका जो मतलब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्या होता है, ग्रुप 1 है, इसलिए यहाँ पर S के पावर में क्या रहेगा, 1 रहेगा, S के मात्रा में क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NS के पावर में 1। देखिए एक होता है हमारा, एक होता है एल्कली मेटल जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं, और एक होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या होता है, अर्थ मेटल, और ये होता है हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट। क्या होता है, ग्रुप 2 का एलिमेंट, और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्या होता है, NS2 होता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव। मतलब यहाँ पर एल्कली मेटल्स है यानी कि मेटल्स है यानी कि धातु है। देखिए धातु और ऑक्सीजन का जब भी अभिक्रिया होता है ना तो इससे किसका निर्माण होता है, धातु के ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो धात्विक ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि KO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बताना है K का। KO2 में देखिए ये जो K है ना, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है, +1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच कलर इज इम्प्रेटेड टू फ्लेम बाय सोडियम, मतलब सोडियम लो में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्डन येलो। क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन है, क्या है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कि साल्वे प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो साल्वे प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। इसका रहा ये सही आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।